खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के बाद शुरू हुई है वो अपोजिशन रहनुमाओं के जुबानी बयानात हैं। क्योंकि पाकिस्तान इंपोर्ट डिपेंडेंट मुल्क है, इस वक्त जो महंगाई है वो 85% जो है वो। लेकिन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। ये सच है कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में हुकूमत की टेंशन बढ़ाई है। इस इलेक्शन ने सिर्फ यही नहीं बल्कि इस इलेक्शन ने अपोजिशन को भी नई सियासी पोजीशन दे दी है। बल्कि यूं कहें कि पीडीएम के मुर्दा घोड़े में जान पड़ती दिखाई दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस एतराफ़ के शिकस्त की वजह टिकटों की गलत तकसीम बनी। इस बयान ने हर मामले पर अपोजिशन को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हुकूमती तर्जमानों की जुबानों पर भी ताले डाल दिए हैं। दिफा के लिए ताबीनी और दलीलें कम पड़ गई। दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से हुकूमत की इस शिकस्त पर खूब गोलाबारी की जा रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर हुकूमत के लत्ते ले रहे हैं। लेकिन सच यह है कि खैबर पख्तूनख्वा ने जहां तब्दीली को लाल झंडी दिखाई, वहीं नून के जुनून और पीपल्स पार्टी के तीर को भी तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया है। ये कोई नहीं बता रहा कि हुकूमत को शिकस्त के ताने देने वाली नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में गिनती की 4 सीटें मिली हैं, सिर्फ 4। और पेशावर में यौम तासीस मनाने वाली पीपल्स पार्टी का हाल तो इससे भी बुरा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों जमातें जेयूआई की जीत की आड़ लेकर अपनी शिकस्त छुपा रही हैं। पीटीआई हुकूमत के लिए अगला इम्तिहान खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है और साथ ही साथ पंजाब का मैदान भी। देखना यह है कि पीटीआई यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली गलतियों का कैसे सदेबाब करती है। पीटीआई के जमीनी हालात देखें तो वो पंजाब में भी साजगार नहीं। नून लीग के इस मजबूत किले में कमजोर वज़ीर आला एक मसला है तो जहांगीर तरीन ग्रुप दूसरा। ये मुश्किल महाज कप्तान कैसे सर करेंगे, इस पर सबकी नजरें लगी हैं। लेकिन एक और अहम चीज जो खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के बाद शुरू हुई है वो अपोजिशन रहनुमाओं के जुबानी बयानात हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमें भी मौका दिया जाए, हम पीटीआई से बेहतर मुल्क चला सकते हैं। आसिफ जरदारी भी मुसलसल इशारों किनायों में बातें कर रहे हैं। नून लीग के बारे में वाकिफाने हाल का दावा है कि तनकीदी गोलाबारी रोककर वो भी पसे पर्दा डील के चक्रों में पड़ी है। यह अलग बात कि वहां वजारत उस्मा के लिए 3 प्यारों में कशमकश भी चल रही है। अवाम का मसला महंगाई नज़रअंदाज करके सियासी रहनुमा ये किससे बातें कर रहे हैं, मुखातिब कौन है, सवाल ही सवाल हैं और जवाब का इंतजार। सियासी पंडित कहते हैं कि ये सारी खिचड़ी अगले आम इंतखाबात के तनाजुर में दौड़ अपनी अपनी के उसूल के तहत पकाई जा रही है। इस सियासी हंडिया को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है, क्या इन कहानियों की हकीकत है, कोई उससे ताल्लुक़ है या फिर ये सब अफवाह साज फैक्ट्रियों का किया धरा है, इसी पर बात करेंगे। गुलाम रसा मेरे साथ हैं और आज हमें ज्वाइन करें फयाजुल हसन चौहान साहब, सूबाई वजीर हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, आज का प्रोग्राम आपके नाम जनाब आपसे आगाज़ करते हैं। ये बताइए कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, अब मैं विफाक में और पंजाब में डेरे डालने लगा हूं और अब मैं टफ टाइम दूंगा, तो आपने तैयारी कर ली है जरदारी साहब का मुकाबला करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, केपीके के इलेक्शन के बाद मैं पहली दफा किसी टॉक शो में या मीडिया में जाना मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो मैं जरा अपने अंदाज से आपके सामने एक एनालिसिस रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप खामोशी से मेरा एनालिसिस सुनेंगे। बड़ा दिलचस्प एनालिसिस और हकायक के ऊपर मबनी है। पहली बात तो यह है कि हमने केपीके के अंदर 24% वोट लिए, 23% वोट जो है वो जेयूआई ने लिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम 12 से 14 तहसीलों के जो 64 में से 14 के करीब आ रहे हैं, जहाँ पे जनाब जेयूआई का या एएनपी का कैंडिडेट 35,000 वोट ले रहा है, हमारा 32,000 ले रहा है, और दूसरा हमारा कैंडिडेट पीटीआई का वो 28,000 और 25,000 वहाँ पे आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़के वोट ले रहा है। बुनियादी तौर पे ना इत्तफाकी पहली वजह है जिसकी वजह से हमने ये इलेक्शन लूज किया। दूसरी वजह फिर टिकटों की गलत तकसीम है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी आपके सामने रखा। चौथी चीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक अच्छे कप्तान की हैसियत से जो है जो अपॉइंट आउट किए चीजें वो अपनी जगह, लेकिन
कि मैंने आपके सामने एनालिसिस रख दिया, 24% हमने वोट लिए और जो 5-6 बड़े शहरों के मेयरशिप की सीटें इन्होंने जीती हैं, ये 3-3, 4-4 जमातें मिलके वहां पे एक दूसरे को सपोर्ट करके पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। इन तमाम चीजों के बावजूद हमारी बहुत सी ऐसी नेग्लिजेंस थी कि जो इस मरहले के ऊपर जो है वो पॉइंट आउट हुई है, और केपीके के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे अगला मरहला जो हुआ उसमें आपको रिजल्ट भी समझ आ जाएगी और इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन दूसरी बात आपने पंजाब के हवाले से की, तो इंशाल्लाह ये जो केपीके के इलेक्शन से हमने बहुत कुछ सीख लिया है। अच्छा। अब की बार यहाँ पर अकरबा परवरी अपने भाइयों को, अपने कजनों को, अपने वालिदैन को और अपने रिश्तेदारों को टिकट देने की जनाब रवायत यहाँ पे नहीं होगी। मेरिट के ऊपर जो है वो कारकुनान को, और मेरिट के ऊपर जो है उन लोगों को कि जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी उनको टिकट मिलेंगे। उस्मान बुज़दार साहब कमजोर वजीर आला नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब ने इन 3.25 सालों में जिस अहसन तरीके से पंजाब की खिदमत की है, आप अगर कंपैरिजन कर लेना सिर्फ सिंध के जो बज़ाहिरन बड़े एक्टिव और यंग और एनर्जेटिक जो ना आपको नजर आएंगे, तो कहीं बेहतर जो है परफॉर्मेंस सिंध के मुराद अली शाह के जो 5 से 6 साल का तजर्बा वज़ारत आला का और पिछले 20-25 साल का तजर्बा एक वजीर की हैसियत से रखते हैं, उसके बावजूद हमारी जनाब उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी कहीं बेहतर है जो है वो सिंध से और मुराद अली शाह साहब से। तो इस वजह से हम पूरा उम्मीद है कि हमने जितनी खिदमत की है, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो है वो 100% अगले 2 महीनों के अंदर पूरे पंजाब के अंदर तकसीम होने लगा है। उसके अलावा हर शोबे के अंदर उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हमने खिदमत की और इंशाल्लाह अच्छा करेंगे और फतेहयाब होंगे इंशाल्लाह पंजाब। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब, हेल्थ कार्ड कुछ कर नहीं सका खैबर पख्तूनख्वा में, उस तरह के रिजल्ट हमें नजर नहीं आए, तो ये ना हो कि पंजाब में भी वही सूरत हाल हो। जी नहीं, रिजल्ट मैंने आपके सामने बता दिया कि हमने 14 सीटें तो सिर्फ अपना कैंडिडेट हमारा दूसरा आजाद खड़ा है और तकरीबन उतने ही वोट ले रहा है जितना पीटीआई का कैंडिडेट वोट ले रहा है, और पीटीआई का कैंडिडेट सिर्फ 2000, 3000, 4000, 5000 के मार्जिन से इलेक्शन हार रहा है। मेरा पॉइंट है वो बड़ा क्लियर है कि हमने वोट की रेशो के हवाले से मैंने आपके सामने रख दिया है। पिल डैट की आज की रिपोर्ट है, तमाम अखबारों की मेल लीड लगी हुई है फ्रंट पेज पे। 24% वोट हमने लिया है, तो जो जेयूआई ने 23% वोट लिया है, वो 23% वोट के अंदर भी जनाब आपकी कई जगहों पे जनाब कम से कम आधी जो सीटें उन्होंने जीती हैं, या जो आधा वोट उन्होंने लिया है वो नून लीग का, पीपल्स पार्टी का और एएनपी का और कौमी वतन पार्टी शेरपाओं का वो वोट शामिल है उनके कैंडिडेट के। तो हम आपके करम है, केपीके में इस वक्त भी नंबर 1 है, और केपीके के अंदर हमारे वर्कर ने, हमारे वोटर ने हमें एक मैसेज दिया है कि अकरबा परवी की सियासत यहाँ पे ना चलाएं और खिदमत की सियासत, और जो वर्कर हैं उनको आप एक्नॉलेज करें, उनको प्रमोट करें, तो इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर होंगे और दूसरे मरहले में आपको उसका फर्क पता चल जाएगा। जरदारी साहब के हौसले बुलंद हैं, वो खैमा लगाने लगे हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, और NA 133 में जो उनको वोट मिले हैं उसके बाद उनका हौसला बुलंद हुआ है। उसामा साहब, बात यह है कि वो कहते हैं ना कि किसी खुसरे के घर काका पैदा हुआ था, उन्होंने चूम चूम के मार दिया था, चूम चूम के मार दिया था। यही हालात जनाब यहाँ पे लाहौर का जो इलेक्शन है ना, हम पीटीआई इलेक्शन नहीं, पीटीआई का वोट जो है वो पड़ गया जनाब आपके पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी के उस वोट के ऊपर जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के कायदीन उछल उछल के जनाब अपने आप को हल्कान किया हुआ है। और फिर एक बात और सुन लें, जरदारी साहब की ये बड़के पिछले कम अज कम कोई 8 साल से जो है वो पंजाब की आवाम सुन रही है, लाहौर आते हैं, यही बड़के होती हैं। आज मैंने डेरा डाल लिया है, आज के बाद यहाँ पर पीपल्स पार्टी का इनकलाब आएगा, और यही, और बिलावल जरदारी साहब का भी यही आलम है। बिलावल जरदारी साहब भी लाहौर आते हैं और यहाँ आके यही बातें हमें सुना रहे हैं जो आज इन्होंने कही है, लेकिन हासिल वसूल पानी में मधानी। और पानी में मधानी डालो, चलाओ तो निकलता क्या है, कुछ भी नहीं निकलता। अच्छा, ना मक्खन ना मलाई। हाँ, हमारे साथ गुलाम साहब भी हैं, हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ, वो हमें इस वक्त अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ से ज्वाइन करें। अगला सवाल वो करेंगे। मेरा आपसे उससे पहले सवाल ये है कि जरदारी साहब ने भी कहा जी एक सोच होती है, फार्मूला बनाकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ये किस फार्मूले का वो जिक्र कर रहे हैं, किस तरह का बनाया गया? ये वो जो हाइब्रिड, कई दफ़ा कहते हैं जी हाइब्रिड रजीम है, ये उस तरफ इशारा है उनका? आप मुझे ये बताएं, जरदारी साहब से पूछें कि जब 2013 का इलेक्शन हुआ था तो पहला बयान उनका आया था कि आरओज का इलेक्शन है, ठीक है जी, वो क्या था? ये क्या पिछली नून लीग की हुकूमत जाना, क्या ये आरओज की हुकूमत नहीं थी बकौल जरदारी साहब के? फिर जरदारी साहब से पूछें कि जो उनका अपना इलेक्शन था 2008 का इलेक्शन हो रहा फरवरी को 2008 को, उसी वक्त यही
जो इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, ठीक है ना जी, वो जनाब चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ इस्लामाबाद में उनके घर में बैठे हुए थे इलेक्शन डे वाले दिन, और उनको कह रहे थे कि अगर काफ लीग इलेक्शन तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन जीते। तो वो क्या था? क्या वो हाइब्रिड इलेक्शन नहीं था? क्या वो स्पॉन्सर्ड इलेक्शन नहीं था? क्या उसके पीछे जनाब वो ताकतें नहीं थी कि जो उनको लेके आई थी? तो जरदारी साहब जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार है, कम्प्लेक्स का शिकार है। पंजाब में उनकी दाल नहीं गलनी, ना दाल गलेगी। तो बस वो अपनी जनाब कैथारसिस के लिए और अपने जो बचे खुचे लोग हैं उनको अपने साथ रखने के लिए इस किस्म की बढ़के मार रहे हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं। गुलाम रज़ा साहब, आपका सवाल। चौहान साहब, मैं एक तरफ माशाल्लाह आपकी बड़ी सियासी तरबियत है, बाकी तमाम तर्जमानों से आप ज्यादा विजन और ज्यादा सियासी सोच रखते हैं, लेकिन आपने कहा कि वहाँ पे हमारे नंबर गेम पे ना जाएं, रिजल्ट्स पे ना जाएं, हमारे वोटों पे जाएं। आपने तो वही बात कर दी है कि नून लीग ने भी आम इंतखाबात 2018 के बाद ये कहा था कि हमारे पंजाब में सबसे ज्यादा वोट है। दूसरी बात ये है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो, अगर आप ये कहते हैं कि वो पीटीआई के वोट उनके हैं, उनके वोट पीटीआई के हैं, तो एक तो ये भी है कि क्या सियासी तौर पे आप नहीं समझते कि आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ आपका मुकाबला था, आपने उनके वोटर लेने थे, या सिर्फ आप पीपल्स पार्टी के साथ थे? तीसरी बात ये है कि जिस तरह से आपने फरमाया कि केपी में यही फैक्टर्स हैं, आप जैसे मंजे हुए सियासतदान से मुझे ये बिल्कुल तवक्को नहीं कि आप महंगाई, बेरोजगारी, लोगों के मुआशी हालात, आप तो नब्ज जानते हैं, हर चीज को समझते हैं, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि ये मामला और है। प्लीज जरा इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। इसका जवाब सुन लें। पहली बात तो ये है कि मुझे आप जैसे एक सीनियर सहाफी से कम से कम ये उम्मीद नहीं कि आप महंगाई के इशू को होली सोली सिर्फ पीटीआई की हुकूमत के ऊपर इम्पोज करें। आप जैसे और उसामा गाजी साहब जैसे सीनियर सहाफियों को जो सारा दिन जिनकी टिप्स पे होती है नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और नेशनल इंटरनेशनल जनाब हालात, मैं एक पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार के आज से 3 दिन पहले मेन पेज के ऊपर मेन लीड के नीचे खबर पढ़ रहा था कि अमेरिका के अंदर 40 साल की ज्यादा महंगाई का तूफान। साथ दूसरा ये था कि इंग्लैंड बरतानिया की 20 साल तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई का तूफान। जनाबे वाला, आप जैसे कम से कम पढ़े लिखे और बाइल्म सहाफी तो कम से कम महंगाई के इशू के ऊपर वो बात ना करे जो आम पब्लिक करती है, जिसकी मजबूरी होती है कि जब वो महंगी चीज खरीद रही है तो उसके दिलों से जना वो बेसाख्ता जो हुकूमत इक़्तिदार में होती है, जो पार्टी इक़्तिदार में होती है, उसके खिलाफ आवाज निकलती है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त महंगाई का इशू है कोविड-19 की वजह से। वो शंघाई से आने वाली शिपमेंट जो $400 में आज से 1.5 साल पहले आया करती थी, वो $14,000 तक जो पिछले 1.5 सालों के अंदर गई। वो आपका पेट्रोल के जो 2017 के अंदर 29-30 डॉलर फी बैरल पे था नवाज शरीफ के दौर के अंदर, आज जो है वो 90 जनाब डॉलर फी बैरल तक भी गया हुआ है। आज आपकी हर वो बाहर से मंगाते हैं, और हमारी 70% जो है वो एडिबल ऑयल से लेके क्रूड ऑयल से लेके हर कमोडिटी बाहर से आती है। शिपमेंट से लेके कमोडिटी की अपनी कीमतें जो है वो आसमान तक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची हैं। ये सारा उसका शाखसाना है। अब इस वक्त यहाँ पे कोई भी हुकूमत होती, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह फरिश्तों की भी हुकूमत होती, तो आवाम उनके खिलाफ जनाब नारे लगा रहे होते। तो ये महंगाई कोई इमरान खान साहब की हुकूमत या पीटीआई की हुकूमत लेकर नहीं आई। दूसरा, मैं जो आपके सामने एनालिसिस रखा ना, कैसे आपने लूज किया है, लेकिन जो रियलिटीज है वो मैंने आपके सामने रखी हैं। मैंने 14 सीटें आपको कही हैं, और फिर मजेदार बात, हमने तमाम 64 की 64 सीटों पे इलेक्शन कौन जीत रहा है, किसके दरमियान हो रहा है? पीटीआई वर्सेस जेयूआई, पीटीआई वर्सेस एएनपी, पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी, पीटीआई वर्सेस कौमी वतन पार्टी, पीटीआई वर्सेस जनाब नून लीग। पूरे का पूरा केपीके का इलेक्शन 99% पीटीआई वर्सेस रहा है। ये किस बात की इंडिकेशन है? आप मुझे ये बताएं। ये इस बात की इंडिकेशन है कि पीटीआई ही असल ताकत है केपीके के अंदर, जिसका मुकाबला कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे किसी दूसरी पार्टी के साथ है। अच्छा फयाज हुसैन साहब, अब एक ये भी इशू है कि मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि इलेक्शन अभी फ्री एंड फेयर नहीं हुए। अगर फ्री एंड फेयर होते तो इतनी सीटें भी नहीं मिलनी थी तहरीक इंसाफ को। अभी उन्होंने हुकूमती जराए इस्तेमाल किए हैं, बड़ा कुछ किया है, और साबित हो गया कि 2018 में धांधली हुई थी, वरना तो जीतना ही फजलुर रहमान साहब ने था। आप तसल्ली से सुन लीजिएगा,
मौलवी फजलुर रहमान साहब से कोई पूछे कि वाकईतन जनाब फ्री एंड फेयर नहीं हुए, मैं मानता हूँ फ्री एंड फेयर का मतलब होता है कि जितना इलेक्शन कमीशन ने हर्जे की उसके मुताबिक इलेक्शन हो। उसके समधी गुलाम अली का बेटा जुबैर अली 20 करोड़ रुपए लगा के बन गया, शर्म से डूब मर जाना चाहिए मौलवी फजलुर रहमान साहब को और JUI को। और ओपनली उसकी वो वीडियो मौजूद है जिसमें वो भड़क मार रहा है कि मेरा 20 करोड़ रुपए लग गया अपने बच्चे के इलेक्शन के लिए, तो ये मैं इलेक्शन किससे हार सकता हूँ। जनाबे वाला सारे का सारा इलेक्शन करोड़ों अरबों रुपए लगा के इन्होंने जीता है, करोड़ों अरबों रुपए लगा के, और ये कहते हैं कि फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। हाँ, पेशावर का फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, 20 करोड़ रुपए लगाया, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके समधी को जनाब बुलाना चाहिए। जो समधी जनाब वो 4 था आज से 25 साल पहले, आज वो खरबपति है। किसका खरबपति बना? यही मुशर्रफ दौर के अंदर जनाब इन्होंने जो लूटमार की है, उससे पहले भी जो लूटमार हुई, जो मुशर्रफ के दौर के अंदर लूटमार की इन्होंने मिलकर, आज ये खरबपति है, 20-20 करोड़ रुपए लगा के इलेक्शन जीत रहे हैं। तो जनाब बिल्कुल ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा जी गुलाम साहब बात की कि महंगाई का जो बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को कि इंटरनेशनल फिनोमेना है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, लेकिन पूरी दुनिया में कई हुकूमतें ये नहीं कहती कि उनके मुल्क में सबसे ज्यादा सस्ता है, उनके मुल्क में हर चीज सस्ती है। आपके तर्जमान आपने तो कभी ये बात नहीं की, बिकॉज यू बिलोंग्स टू मासेस, तो वो जो बातें इस तरह की हैं वो हमको उसका दुख होता है। महंगाई को तो सब इंटरनेशनल फिनोमेना है, बहुत सारी चीजें बाहर से जिस तरह की हालात टाइट हैं वो होता रहता है इस तरह से। और दूसरी बात ये कि मौलाना फजल रहमान के अगर बहनोई जो है उन्होंने 20 करोड़ लगाया है, तो वो 20 करोड़ उनके पास क्या डिक्लेयर था, अनडिक्लेयर था? क्या वो केस शेस कोई नहीं बना रहे आप उनके ऊपर कि आजकल नैब में कोई गर्मजोशी नहीं है? सर पहली बात तो ये है कि इस पर अदालतों को नोटिस लेना चाहिए ना। पहली बात तो सो मोटो इलेक्शन, जब एक बंदा अपने मुंह से इकरार कर रहा है, अपने मुंह से मान रहा है, वीडियो मौजूद है, तो जनाब इसके ऊपर कम से कम इलेक्शन कमीशन को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का भी इम्तिहान है, इसके ऊपर अदालतों का भी इम्तिहान है, ठीक है ना जी। तो ये तो सारी बातें साथ चलती रहेंगी, लेकिन इंशाल्लाह दूसरा फेज जो KPK में है ना, उधर से ही आपको फर्क पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब इत्तेहाद इत्तेफाक के सही दूसरा फेज यकीनन वर्कर्स को टिकट मिलेंगे तो इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएगा। अच्छा फैसल चौहान साहब, एक तो दूसरा फेज है, लेकिन उससे भी शायद अहम जो है अब पंजाब का होगा। यहाँ पर आप क्या होता देख रहे हैं? क्या यहाँ भी टिकटों की गलत तकसीम तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि अब उम्मीदवार वहाँ तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए दूसरे मरहले के लिए, वहाँ तो वक्त कम है, लेकिन पंजाब में आपके पास फिर भी वक्त है। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी सेहत कार्ड जल्द तकसीम किया जाए। अब ये तो नहीं हो सकता कि जल्द तरक्की जो है, तरक्याती काम ये 1-2 महीनों में मुकम्मल हो जाएं, या महंगाई जो है उसको आप 1-2 महीने में कंट्रोल कर लें। क्या करेंगे आपके पंजाब में वो ना हो जो ये खैबर पख्तूनख्वा में हो गया? अच्छा, पंजाब के हवाले से बात हो ना, पहले तो मुझे खुदाई कसम देगा सफदर अवाम के ऊपर हंसी आती है। ट्वीट करती है कि तब्दीली आ नहीं रही, जा रही है, और वजह उसकी ये है कि महंगाई। और वो खातून कह रही है कि जिसके बच्चे की शादी 15 दिन से जारी है और अरबों रुपया उसके ऊपर लुटाया जा रहा है, वो कहती है महंगाई और की वजह से और माली बेहाली और बदहाली की वजह से लोगों ने फैसला दे दिया। मैं सदके जाऊं, और मैं वो खातून के जिसकी पाकिस्तान, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, जिसका मियाँ 1500 रियाल के ऊपर जनाब मुलाजिम है, जो दोनों मियाँ बीवी बाजारन कंगले हैं, और अरबों रुपया बेटे की जनाब शादी के ऊपर उन्होंने लगा दिया। मैं हैरान हूं, वो महंगाई का रोना रो रहे हैं और वो महंगाई का ताना दे रहे हैं, पहली चीज। और फिर मजेदार बात है, टोटल 3 सीटें पूरे KPK से 3 सीटें से लेने वाली, और पीपल्स पार्टी को देखो जो वो बढ़ के मार रहे हैं 1 सीट, लेकिन वो लगे हुए PTI के ऊपर तरकीब कर रहे हैं। माँ सदके जाए तो प्यो मारी जाए, कसम खुदा की। तो ये मैं हैरान। पंजाब में सर, पंजाब में नून लीग तगड़ी है, आप ज़िमनी इलेक्शंस को देख लें। खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल आपकी बात 100% सही है यार, कि आप देखेंगे ज़ाहिर है आपकी हुकूमत थी तो ज्यादा लोग वो बात कर रहे हैं, और वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात नहीं हो रही, वो तो सफाया हो गया। ज़िमनी इलेक्शनों का मैं आपको क्लियर बता दूं। पहली चीज, हमने 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया है। फिर 2017 से पहले 2017 का इलेक्शन एक्ट है, चीजें बहुत सी ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता, खबर साथियों को भी नहीं पता होता, वो जना वो तब से कर देते हैं। 2017 से पहले तसव्वुर नहीं था कि सूबाई हुकूमत जिस पार्टी की ओर वो ज़िमनी इलेक्शन और बलदियाती इलेक्शन ना जीते, तसव्वुर ही नहीं होता था। 2017 इलेक्शन एक्ट बना, उसके तहत आपकी हल्का बंदियां, आपकी एक एक चीज जो है ना इलेक्शन से मुतल्लिका, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बन गई। सूबाई हुकूमत
कमिश्नर ऑफिस, डीसी ऑफिस, पटवार तहसील की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी, सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी। पहली वजह तो ये, लेकिन इससे भी बड़ी वजह ये है, हमारी पार्टी का लीडर इमरान पर, हमारी पार्टी का स्टाइल ये है कि हम उस अंदाज से इलेक्शन नहीं लड़ते जिमनी जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर जो है वो लड़ते हैं। हम उस तरह नहीं लड़ते। हम उस तरह लड़े तो हम भी यहाँ पे किसी को खंगने ना दें, हम भी यहाँ से कोई सूबाई इलेक्शन जनाब जिमनी इलेक्शन यहाँ से किसी को जीतने ना दें। जी तो डस्का की जो रिपोर्ट है वो तो कुछ और और आप कुछ और कह रहे हैं यहाँ पे जो आप डस्का का कहते हैं ना, पैड़े रोड तो चुप चंगी, ठीक है ना। डस्का का एक इवेंट को लेके और उसमें भी मैंने देखा है कि पूरे पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान से इनके MNA MPs गुंडे लेके, बदमाश लेके, राइफलें लेके, जनाब क्लशन कोफे लेके जिस तरह दंदनाते फिर रहे थे, वो मैंने नहीं, वो आप टीवी चैनलों ने सारा दिन सुबह से लेके शाम तक दिखाया था। हम क्योंकि इक़्तिदार में थे, इक़्तिदार में होने की वजह से हमारी पार्टी की चीजें कुछ ज्यादा हाईलाइट हो गई। नून लीग की बदमाशियां, गुंडागर्दियां और उनके MNA MP जो पूरे पंजाब से आए हुए थे वो ज्यादा हाईलाइट नहीं हुए। लेकिन बाकी आप देख लें किस इलेक्शन के अंदर, मेरी सारी जिंदगी सियासत में गुजरी है, मैंने तो नहीं सुना कि जिसकी पार्टी की सूबाई हुकूमत हो वो ज़िमनी इलेक्शन हार जाए। नून लीग ने कभी हारा हो, एक हद के अलावा, उक्का दुक्का के अलावा, पीपल्स पार्टी अपने दौरे इक़्तिदार में हारती हो। ये PTI, ये भी इस पर भी PTI की हुकूमत की तारीफ करें आप। अच्छा। PTI स्टाइल वो नहीं है जो पिछली हुकूमतों का होता था। सर ये बताएं कि अब एक्शन कोई होगा? करबा परवरी का आपने जिक्र किया, गलत टिकटें दी गई, सब कुछ हुआ, 2-2 लोग खड़े थे, तो क्या उस पर एक्शन होगा? जिस तरह MPs को नोटिस गए थे वो ऐसे चीजों इनसे सीखेंगे इंशाल्लाह। KPK के नहीं, सजा किसी को दी जाएगी जिन लोगों ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की। आपको देखें उसामा भाई, आप जानते हैं कि पार्टी के अंदर जजा और सजा का तस्वर सिर्फ PTI में है, दूसरी पार्टियों में कोई नहीं है। यही JUI है। 2002 का इलेक्शन हुआ था तो 2003 के सेनेट के इंतखाब में ना JUI के और जनाब MMA के MNA ने 4-4 करोड़ से लेके 8-8 करोड़ रुपए में बिके थे। फिर 2006 का इलेक्शन आया, फिर बिके। फिर 2009 का इलेक्शन आया, फिर JUI बिकी। फिर 2012 का इलेक्शन आया, फिर JUI बिकी। और हर दफा ये कहते थे कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन उसके बाद टाटा फिश, क्योंकि वो सारे बिकते थे अपनी लीडरशिप और मौलाना फजल रहमान साहब की कंसेंट से। हमने पहली दफा जनाब 2012 का इलेक्शन था जिसमें हमने तादीबी कार्रवाई की, हमने से कुछ लोग ने गलत वोट दिया, तो ये तादीबी कार्रवाई का तस्वर सिर्फ PTI में है, बाकी पार्टियों में नहीं है। अच्छा ये बताएं आखिर में कि अगर पंजाब में कारकर्दगी अच्छी ना रही बल्दियाती इलेक्शन में, तो फिर क्या होगा? फिर आप कुछ समझेंगे कि जी इस्तीफा दे देना चाहिए इमरान खान साहब को? हर इलेक्शन के बाद ये डिमांड आती है। तुझी पहले ही और चुप हो गन्ने थे और खाओ गन्ने वाला साथ ना करो, ठीक होगी इंशाल्लाह, अच्छी होगी। तो आखिरी सवाल मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि फिर चेयरमैन सेनेट कैसे अपोजिशन का जो है वो नाकाम हो गया और आपका चेयरमैन सेनेट बन गया विदाउट एनी, आप कहते हैं कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं करते, पैसे नहीं लगाते या कुछ और नहीं करते। दूसरी बात, अगर वर्कर की आप बात आपकी पार्टी में सुनी जाती है, जज़ा सजा का अमल है, मैं तो ये कहूंगा कि आप जैसे शख्स को भी अगर वज़ीर आला बनाया जाता तो शायद बहुत ज्यादा सूबा आगे जाता और बहुत सारे काम आप समझते और कर लेते। जिस तरह का आपका मॉडल है पंजाब का, क्या आप समझते हैं कि ये वर्कर को आगे लाया गया है और पसंद नापसंद एक शख्स की जो है वो मुसलत नहीं की पंजाब पे? अच्छा एक बात मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं और दावे के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज दे के कह रहा हूँ, आप 10 इंडिकेटर्स तय कर लें सूबाई हुकूमतों को जज करने के, जो मौजूदा सूबाई हुकूमतें हैं, 10 इंडिकेटर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, ज़राअत, सनत, सेहत, कोविड-19, इस तरह की कुछ 10 इंडस्ट्री आप तय कर लें। अगर 10 की 10 में जना इन 3.25 सालों में बुज़दार हुकूमत नंबर 1 ना हुई सारी सूबाई हुकूमतों से, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अच्छा नीचे से अगला आओ, इतना बड़ा चैलेंज है। ये तो बहुत बड़ा कोविड-19 में परफॉर्मेंस से लेके आपकी टैक्स कलेक्शन से लेके रेवेन्यू कलेक्शन से लेके गंदम की प्रिक्योरमेंट से लेके गंदम की रिलीज से लेके इंडस्ट्रियल जोन से लेके ताले लेके, यानी ओवरऑल समझते हैं कि पंजाब का कारकर्दगी बहुत बेहतर है। चले बल्दियाती इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, देखते हैं कि उसमें क्या होता है, क्योंकि अब सारी तवज्जो इमरान खान साहब की उस तरफ भी नजर आ रही है। फयाजुल हसन चौहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे मिनी बजट।
बड़े बजट के बाद अब मिनी बजट में भी इत्तेहादी जो हैं वो अब परेशान भी नजर आ रहे हैं, तंग भी कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है? ब्रेक के बाद बात होती है। अब पता चला। अब पता चला। IMF की मंजूरी हो चुकी, IMF से बातचीत हो चुकी, लेकिन अब मसला ये है कि इत्तेहादियों को मनाना है और मिनी बजट पास करवाना है, लेकिन इत्तेहादी मान नहीं रहे। अब इसके हवाले सोचा जा रहा है कि शायद ऑर्डिनेंस यानी सदारती ऑर्डिनेंस लाना पड़े, क्योंकि इत्तेहादी जब तक नहीं मानेंगे तो ये बिल नहीं आएगा। 12 जनवरी एक तरह से डेडलाइन है IMF का, फिर उसमें इजलास है, उससे पहले ये बिल पास करवाना है IMF की शराइत के मुताबिक, और स्टेट बैंक के हवाले से भी बिल पास करवाना है। तो कैसे ये मैनेज हो सकेगा? डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ हैं, मशहूर माहिर मईशत है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब, इतराज़ ये बताया जा रहा है जी इससे महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा, और इत्तेहादी कह रहे हैं जी हम ये अब और नहीं बर्दाश्त कर सकते, पहले ही बड़ी मुल्क में महंगाई है और उन्होंने भी तो वोट लेने हैं, तो इस वजह से अब ये पास नहीं हो पा रहा। तो आपके ख्याल में क्या हल है? ये भी कहा जा रहा है कि शायद अभी मज़ीद मुज़ाकरात एक दफ़ा फिर IMF से किए जाएँ कि जी वे कुछ और वक्त दे दें, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम है, हम मना लें अपने इत्तेहादियों को, थोड़ा टाइम दिया जाए। देखिए, ये सारे ऑप्शंस आप कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसको भी बाद में फिर आपको पार्लियामेंट में ही करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये भी है कि एक तो ये 300 अरब की जो एग्जेम्पशंस हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, लेकिन अगर आप पूरे तनाजुर में देखें जहाँ पे 6000 अरब आपने का टारगेट है, उसमें से 300 अरब एक छोटा सा अमाउंट है। जाहिर है कि इसकी वजह से जिन चीज़ों के ऊपर सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट था और वो दोबारा लगेगा तो वो उनकी महंगाई तो ज़रूर होगी, लेकिन पूरी इकॉनमी के मुताबिक अगर देखेंगे तो वो छोटा परसेंटेज होगा। अब यानी कहने का मकसद ये है कि हाथी जो है वो तो गुजर चुका है, अब दुम रह गई है, और दुम जो है वो थोड़ी सी तकलीफ दे तो ज़रूर होगी, लेकिन उतनी नहीं जितने हाथी को गुजरने से हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है कि IMF प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक कर्ज़ों के जाल में फंसे हुए हैं, और वो कर्ज़े जो हैं बैरूनी मुल्क कर्ज़े भी हैं जो 100 अरब डॉलर से अब तजावज़ कर चुके हैं, और अंदरूने मुल्क कर्ज़े भी हैं, लेकिन बैरूने मुल्क कर्ज़े जो हैं वो बहुत ख़तरनाक कर्ज़े हैं। उसमें आपको वापसी भी करनी होती है, वक्त पे करनी होती है, सूद भी वक्त पे देना होता है, और ज़रा सी भी डिले हो तो आप डिफ़ॉल्ट में चले जाते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता है कि बहुत ज़्यादा हैं। जितनी इस वक्त महंगाई है उससे आप समझें 2 गुना ज़्यादा और हो जाएगी। सो इसलिए हमने डिफ़ॉल्ट से बचना है। अब ये जो कर्ज़ों का मामला है, इसमें फिर IMF का होना बहुत ज़रूरी है। उनके बगैर ये कर्ज़े जो हैं ये मैनेज नहीं होंगे, क्योंकि हर साल आपको तकरीबन 12 अरब डॉलर तो वापस करने होते हैं, और उसके साथ साथ सूद जो इन कर्ज़ों पे है 3 से 4 अरब डॉलर, वो भी आप लगा लें तो 15 अरब डॉलर की फॉरेन करेंसी अरेंज करना बहुत बड़ा काम है। और वो उसी सूरत में हो सकता है अगर IMF आपके साथ खड़ा है। उससे ये होता है कि जिन्होंने आपको पहले कर्जे दिए हैं उस मार्केट में आप दोबारा जाके उनको रिन्यू करा सकते हैं। अगर IMF नहीं होगा तो फिर वो रिन्यूअल बड़ा मुश्किल होगा। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि आजकल वर्ल्ड बैंक ने भी नए कर्जों का ऐलान किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आपको कर्जे दे रहा है आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और वो इसलिए है क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि IMF प्रोग्राम जो है वो ट्रैक पे है। सही। सो अब क्वेश्चन ये आएगा कि एक तो ये है कि अगर ऑर्डिनेंस से हम कर लें तो ये काम चल जाएगा, ठीक, लेकिन अल्टीमेटली मैंने एक सवाल ये भी पूछना है कि क्या ये मिनी बजट आना फेलियर नहीं है मुशीर ख़जाना का भी, सारी टीम का, कि आप यही तो होता है प्लानिंग, और ये गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जी एक मिनी बजट आ रहा है, बहुत से लोग पहले ही कह रहे थे तो उस वक्त नहीं सोचा जा सका। आप वज़ीर ख़जाना रहे हैं, इस बारे में बताइएगा, लेकिन इससे भी पहले महंगाई के हवाले से बता दें, क्या आप देख रहे हैं कि महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही या कब तक कंट्रोल हो सकेगी? अभी तो मिनी बजट आ रहा है, सब कह लीजिए अभी और बढ़ेगी, आपके ख्याल है ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। चलिए अगर ये मान भी लें आपकी बात दुरुस्त होगी, कंट्रोल कैसे होगी महंगाई? अभी हमने पेट्रोल थोड़ा सा नीचे आते देखा है, लेकिन ये नाकाफ़ी है शायद।
देखें, एक चीज़ तो ये है कि इस वक्त जो महंगाई है वो 85% जो है वो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है। और वो उसकी वजह ये है कि हमने अपने मुल्क में एनर्जी सेक्टर जो है वो उसको तकरीबन इंपोर्ट्स के ऊपर कर दिया, और हमारी ज़्यादातर एनर्जी, पेट्रोलियम, गैस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेड हैं। उसके साथ साथ हमारा जो बिजली का निज़ाम है उसमें भी तेल और गैस जो है वो भी इम्पोर्टेड है। इसका मतलब ये है कि जब आप घर में अपनी लाइट जलाते हैं या आप स्टूडियो में बैठे ये जितनी बिजली आप ले रहे हैं ये आप डॉलरों में पे कर रहे हैं, और डॉलर आपके पास है नहीं है क्योंकि आपकी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स को कभी तरजीह नहीं दी गई, और एक्सपोर्ट्स जो है उस तरीके से जिस तरीके से बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ी, क्योंकि आपने एक्सचेंज रेट को एडजस्ट नहीं होने दिया, आपने एंटी एक्सपोर्ट पॉलिसीज रखी, और उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो स्टैग्नेंट रही हैं पिछले 5 साल। अब आगे थोड़ी सी जुम्बिश हो रही है उनमें, लेकिन इसको वक्त लगेगा कि ये पूरी इंपोर्ट्स को कवर कर सकें। और हमारे पास जो रेमिटेंसेस हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज, अगर वो रेमिटेंसेस ना हो तो पाकिस्तान का बहुत देर से दिवालिया हो गया होता। सो हमारे लिए डॉलर्स कमाना बहुत ज़रूरी है, डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट लाना वो बहुत ज़रूरी है, ओवरसीज पाकिस्तानीज की इन्वेस्टमेंट लाना वो बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ों के ऊपर अगर हम रखेंगे तो हमारे रिजर्व्स बिल्डअप होंगे, रुपया मुस्तहकम होगा और महंगाई काबू में आएगी। दूसरी बात ये है कि इस वक्त की जो महंगाई है वो ज़्यादातर ये जो कमोडिटी शॉक इसको कहते हैं, इस वक्त दुनिया में कोरोना की वजह से तेल की कीमतें भी एकदम ऊपर आ गई हैं, और खाने पीने की कीमतों में भी बहुत इजाफा हुआ है, और ट्रांसपोर्ट और शिपिंग की कॉस्ट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसकी वजह ये है कि पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हुई है, और जो इक़्तिसादी निज़ाम है उसमें बहुत मसाइल पैदा हुए हैं, और सडनली ये चीज़ें जो हैं इनकी शॉर्टेजेस हो जाती हैं, सडनली इनकी प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। और क्योंकि पाकिस्तान इंपोर्ट डिपेंडेंट मुल्क है, इस वक्त जो महंगाई है वो 85% जो है वो लेकिन आपका तजिया एनालिसिस क्या कहता है? बहुत मुश्किल है ये कहना, कुछ भी हो सकता है कल को, लेकिन अभी हालात देखते हुए हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है 2-3 महीने तक हम कंट्रोल कर लेंगे महंगाई। आपको लगता है, वज़ीर-ए-आज़म खुद कह चुके हैं जी ये जैसे ही गर्मियों का सीज़न शुरू होगा तो इंटरनेशनली भी कुछ प्राइसेस नीचे आएंगी तो फिर हम भी रिलीफ दे सकेंगे? देखिए, ओमिक्रॉन जो आया है नया वायरस, उसकी वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, और इस वक्त जो कम से कम तेल की जो डिमांड है यूरोप में, अमेरिका में, वो बहुत ज़्यादा है, और उसको अगर आप देखें कि वो अगर गिरना शुरू हो, मेरा ख्याल है कि ये क्रिसमस के बाद अगले महीने जनवरी में इसकी डिमांड कुछ कम होनी शुरू होगी, क्योंकि इस वक्त सारे जो अमेरिका और यूरोप में ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, और जब ट्रैवल करते हैं तो आप तेल को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और उससे तेल की कीमतें ऊपर बहुत जा रही हैं। तो जनवरी में मुझे लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगा, और अगर ये $50 $60 के लगभग आ जाता है तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के लिए, और उसमें आप महंगाई भी कम कर सकेंगे, और आपकी ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो एकदम बड़ा है ये भी काबू में आएगा, रुपया जो है वो कंसोलिडेट होगा, वो उसमें ताकत आएगी। ठीक है, गुलाम रज़ा साहब, आपका सवाल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि IMF से हमने जो शरायत जो नेगोशिएट की जिसने मुल्क की ये हालत कर दी, बाकी तो आपकी बात दुरुस्त है कि इंटरनेशनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल फैक्टर्स को कितना % उसको मार्जिन दे सकते हैं? जो हालत इस वक्त अवाम की हुई है, कर्जे किस लिए लिए जाते हैं? क्या अशराफिया अपने आप को चलाने के लिए, अपने आप को इक़्तिदार में रखने के लिए कर्जे लेती है? अवाम का तो हशर नशर कर दिया गया है। एक तो ये है, एक आम सादा शहरी की तरफ से एक सवाल समझ लें इसको। दूसरी बात ये है कि अगर ऑर्डिनेंस के ज़रिए से ही आपने जो तमाम के तमाम टैक्सेस लगाने हैं, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आइन की रूह के मुतसादम आप चीज़ें कर रहे हैं। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए
इस तरह के जो बिल हैं वो लाएंगे और आप उसके बाद इसमें लोगों के ऊपर टैक्सेशन कर देंगे। क्या हमने अपनी जो खुद मुख्तारी है वो नहीं दे दी IMF? अगर हम ये समझें कि बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी उनके हाथों में दे देना, एक्सचेंज रेट अच्छा की फ्री फ्लोट दे देना, क्या कुछ नहीं है हाथ में दे दी है? देखें, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। और अगर आप ये सोचें कि 2016 में हमने एक IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया था और उस वक़्त जो दार साहब थे उन्होंने जब मुकम्मल किया तो IMF की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि अब आप इसको बहुत एहतियात से इकॉनमी को चलाएं, कर्ज़े जो हैं वो आप ना लें। अगर आपने कर्ज़े ले लिए तो आप फिर वापस IMF में आ जाएंगे। और उस वक़्त उन्होंने ये भी कहा कि आप एक्सचेंज रेट को सही रखें और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करें। लेकिन आप देखें कि 2016 में प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं और 2018 में हम वापस वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो रिज़र्व्स थे और रिज़र्व्स इतनी तेज़ी से नीचे जा रहे थे कि आपका एक महीने के अंदर वो ख़त्म हो जाने थे। और इसलिए आपको सऊदी अरेबिया और इधर उधर भागना पड़ा और पैसे आपने इकट्ठे किए कि आप डिफ़ॉल्ट से बचें। उसके बाद IMF के पास गए। तो IMF की सख्ती जो है वो इसलिए है कि क्योंकि हम उनसे 22 प्रोग्राम कर चुके हैं और उन 22 प्रोग्राम्स में से सिर्फ मुशर्रफ साहब का जो प्रोग्राम था वो हमने सही तरीके से मुकम्मल किया था। बाकी सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनको या तो अधूरा छोड़ा गया, ना ही वो जो रिफॉर्म्स करनी थी वो हमने की। सो एक तरह से आपने अपने मुल्क को खुद गिरवी रखा हुआ है। पिछले 20-25 सालों में जो हम IMF के दरवाजे पे बार बार जाते हैं क्योंकि हम रिफॉर्म्स नहीं करते। अब जो हमने कर्जे इतने ज़्यादा इकट्ठे किए, मैंने पहले भी आपको कहा कि 2018 में हम 85 अरब डॉलर बैरून मुल्क कर्जा ले चुके थे और उसकी वापसी में कम से कम 12 अरब डॉलर वापसी हर साल चाहिए। 3 अरब डॉलर उसके लिए सूद पे करना है डॉलर्स पे। तो डॉलर्स तो हम प्रिंट तो नहीं कर सकते, हमारे पास कोई मशीन नहीं है कि डॉलर्स की प्रिंटिंग करें। तो अगर आपका तजारती खसारा भी हो, आपका करंट अकाउंट खसारा भी हो, आपके मुल्क में एक ऐसी कैफियत हो कि आप नज़र आ रहा हो कि आपने IMF के पास जाना है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट्स भी आपके लिए बंद हो जाती हैं। सो आई थिंक ये जो बात आपने की IMF की, ये बहुत एक तल्ख हकीकत है कि इसमें हमने सारों ने मिल के हिस्सा डाला हुआ है। और जो भी हुकूमत आती है वो इसको कर्जों के ऊपर चलने। अच्छा, अब इस कर्जों के चुंगल से निकलने के लिए डॉक्टर साहब, अब जो इमरान खान साहब सोच रहे हैं वो एक टेक्नोपोलिस, एक छोटा शहर टेक्नोलॉजी का, उसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया है और साथ भंग की काश्त की भी बात की जा रही है। क्या ये तरीका है, इससे हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकेंगे, डॉलर्स की कमी को पूरा कर सकेंगे, महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे, तरक्की कर सकेंगे? डॉक्टर सलमान शाह साहब से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने लाहौर का दौरा किया और मेट्रोपोलिस इनॉग्रेशन का उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। यानी अब ये एक छोटा शहर बनाया जा रहा है, जिस तरह सिलिकॉन वैली का आप सुनते हैं कि जहाँ सिलिकॉन का बड़ा काम होता है, चिप्स का, और करते करते उसका नाम इतना बना कि तमाम दुनिया की बड़ी जायंट्स टेक्नोलॉजी कंपनीज वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं। ये टेक्नोपोलिस इसी तर्ज का एक छोटा शहर कहा जा रहा है जी। वहाँ पर 10 साल के लिए कोई टैक्स नहीं होगा, बिजली से लेकर इंटरनेट, हर तरह की फैसिलिटीज़ हुकूमत देगी। और इमरान खान साहब ने यहाँ पर जो तकरीर की उसमें बड़े उम्मीद नज़र आए कि जनाब देखिए पिछले 10-15-20 साल में 150 अरब डॉलर तक ले गया है भारत अपनी एक्सपोर्ट्स को, IT एक्सपोर्ट्स को। अगर मुल्क की तरक्की करनी है, नौजवान हमारे पास हैं, 60% आबादी हमारी 30 साल से कम उम्र है और यही चीज़ें हमें चाहिए और रोज़गार भी मिलेगा, एक्सपोर्ट भी होगी। और जो बातें डॉक्टर सलमान शाह साहब आप फरमा रहे थे कि कमी है हमारे पास, असल 15 अरब डॉलर सालाना हमने एक तरह से कर्ज ही देना है,
फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, यही कि हमारे पास डॉलर की कमी, बेसिकली महंगाई को भी कंट्रोल करना है तो डॉलर्स होते तो हम शायद कंट्रोल कर सकते। तो क्या आप समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट से, ऐसे प्रोजेक्ट से ये सारा कुछ काबू हो जाएगा? आईटी में हम अब जाकर इतने सालों के बाद $2 अरब तक पहुंचे एक्सपोर्ट में, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, बाकी इतना ले जा सकते हैं कि $15 अरब का जो हमें सालाना कर्ज है या ट्रेड डेफिसिट होता है उस पर काबू पा लें? देखें, ये एक बहुत प्रॉमिसिंग एरिया है और $2 अरब जो है आप देख रहे हैं कि इसी साल कोई 30-35% इसमें इजाफा हुआ है, और अगर इसी रेट से हम इसमें इजाफा करते रहे तो अगले 1-2 सालों में ये 5 अरब के करीब पहुंच जाएगा। और उसके साथ साथ ये भारत ने पिछले 20-25 साल में ये सफ़र तय की है, सो हमने उस लाइन पे चढ़ना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके साथ साथ ये पूरा एक निज़ाम जो है, इकोसिस्टम जो है, टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रिसर्च का, सिलिकॉन वैली में कंडक्टर्स का जो चिप बनाने के, चिप डिज़ाइन है और चिप की मैन्युफैक्चरिंग तो पूरी दुनिया में हो रही है, कोरिया, चीन वगैरह में, तो वो अगर पाकिस्तान में भी उसके कुछ एलिमेंट्स आने शुरू हो जाएं तो ये एक नया न्यू इकॉनमी है, द नॉलेज इकॉनमी है, उसमें हम कदम रख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हमारा एक बहुत बड़ा यूथ बल्ज है और दुनिया का तकरीबन सबसे बड़ा यूथ बल्ज है, जिसको आप मौका मिलेगा तो उसमें बहुत पोटेंशियल है जी। उसकी ट्रेनिंग और उसके बाद आप अगर उस मीटिंग में आप थे इनॉग्रेशन में, तो वो इस वक्त $4 पर कहना चाहिए पर कैपिटा टाइप आमदन है, जो $10 या $50 भी हो सकती है। तो इसी तरह से अगर हम करेंगे तो ये एक नया रास्ता निकलेगा। इसके साथ साथ हमारे पास हर खित्ते में बेशुमार अपॉर्चुनिटी है। अब एग्रीकल्चर देखें, सबसे दुनिया में कम प्रोडक्टिविटी और यील्ड्स पाकिस्तान में है, क्योंकि हमने साइंस को इस्तेमाल नहीं किया, हमने नॉलेज को इस्तेमाल नहीं किया, नए बीज नहीं बनाए। हमारी यूनिवर्सिटी जो हैं उनमें 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत इनकी ट्रेडिशन है, लेकिन वो रिसर्च जो आजकल होनी चाहिए वो नहीं है। उनमें हमने बहुत सिफारशी इकट्ठे किए और उनको तबाह किया। एग्रीकल्चर रिसर्च में बहुत मुश्किलात हुई उनकी मैनेजमेंट में। तो वो निज़ाम जो है वो भी हम बहाल कर रहे हैं कि इसको नॉलेज इकॉनमी में आए, नए बीज बने, अच्छे बीज बने, नई टेक्नोलॉजी आए, फार्म मैकेनाइजेशन हो, फार्मर को मार्केट से मिलाया जाए, वो एक है। फिर इसके साथ ये है कि हमारे बहुत से नौजवान शहरों की तरफ आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर शहर जो है वो एक्सपेंड कर रहा है बहुत तेज़ी से, और आपको हैरत होगी कि दुनिया में सबसे तेज़ अर्बनाइजिंग मुल्क पाकिस्तान है। अर्बनाइजिंग मुल्क का मतलब है कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो लोग आ रहे हैं, सबसे तेज़ रफ्तार से वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। अब अर्बन एरिया की जो इकॉनमी है वो मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विसेज है, और इन दोनों में बहुत एक किस्म की कहना चाहिए वैल्यू एडिशन है जी। तो अगर हमारे ये नौजवान नस्ल मैन्युफैक्चरिंग में भी आती है, सर्विसेज में भी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर ही चुके हैं, अच्छा, तो पाकिस्तान का माशाल्लाह से मुस्तकबिल तो बहुत रोशन है, अल्लाह करे सर। लेकिन डॉक्टर साहब बात ये है कि सुनने में बड़ा आसान लगता है, इमरान खान सुनगा जी हम पाम ऑयल क्यों नहीं लगा सकते, हमारा इतना डाइवर्स खित्ता है, मौसमों के लिहाज से भी, ज़मीन के लिहाज से भी, बर्फबारी से लेकर आपको सहरा भी मिल जाएंगे, सब कुछ है, तो फिर हम कर क्यों नहीं सके? ऑलिव ऑयल का भी सुनते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा बिल खाने पीने में अगर देख लें वो भी ऑयल का ही है, तेल का। तो ये सुनने में बड़ा आसान लगता है। अब भंग की काश्त की बात होती है तो उसको हम एक मजाक के तौर पर ले लेते हैं कि जी ये भंग से अब हम एक्सपोर्ट करेंगे, इससे हम डॉलर्स कमाएंगे। ये कब तक हो सकेगा? ये पाम ऑयल का, ऑलिव ऑयल का, ये भंग की काश्त से हम कब तक देखेंगे? अभी तक तो हमने सिर्फ नशे का सुना, तो इसमें एक मजाक ही लगता है। जी, असल चीज़ है निज़ाम को बेहतर करना। ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी की और हमारी जो बिजनेसेस हैं, हमारी मार्केट इकोनॉमी में बहुत दुश्वारियां हैं। जो दुनिया ने रिफॉर्म्स की थी जब बर्लिन की दीवार गिरी है,
और उससे लेके आज तक 40 साल हो गए हैं। दुनिया ने बदल गई, दुनिया पूरी। आपको पता है ईस्टर्न यूरोप जो है वो मार्केट इकोनॉमी में आ गया है। चीन जो है वो हमसे भी पीछे था, अब वो अमेरिका से भी आगे निकल गया है, कोरिया आगे निकल गया। तो हमने वो रिफॉर्म्स नहीं किए। अब वक्त आ गया कि हमने ये रिफॉर्म्स करनी है। और निज़ाम की तब्दीली जो है वो इस तरह से नहीं है कि आपने इलेक्शंस कैसे कराने, वो अपनी जगह पे है, लेकिन तब्दीली का मतलब है कि आपके जो अदारे हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि रिसर्च के अदारे, आपके एजुकेशन के अदारे, आपकी सिविल सर्विस के अदारे, इन सब को हमने फोकस करना है कि तेजी से हम इकोनॉमिक ग्रोथ करें। और हम भी एक चीन जितना बड़ा हमारी आबादी नहीं है, लेकिन कम से कम मिनी चाइना तो हम बने, एक्सपोर्ट्स करें, हर चीज यहाँ बन सकती है। हमारी कुव्वत एक मसला है, 3 साल तो इस हुकूमत को गुजर गए हैं। गुलाम रज़ा साहब, आखिरी सवाल। जी आप आया कि इसका कितना, मेरे ख्याल में 5% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिलहाल स्कोप होगा, जिस तरह की हमारी सूरत हाल है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कम से कम 300 बिलियन तक के हम रेवेन्यूज इकट्ठे कर सकते हैं, 60 तक भी जा सकते हैं। अगर हम सी पैक की अलाइड इंडस्ट्रीज थी, उनके जो शादी जोन थे, उनको अगर हम टाइमली बना लेते और उस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते, तो क्या आप देखते कि हमने पिछले 4 साल में ये एक बहुत बड़ी अब तक तो हमें कैसे आने शुरू सी पैक मामले से। दूसरा, आपने रिसर्च की बात की है। अगर आप नायाब रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को, उनकी मेरे ख्याल में गंदम के हवाले से और के हवाले से, बाजरे के हवाले से और पाम ऑयल के हवाले से इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चेस मौजूद हैं, कोई इम्प्लीमेंट करेगा? रिसर्चेस तो हैं मौजूद और आप नहीं हो रही। ठीक है जी डॉक्टर साहब, इम्प्लीमेंट। जी डॉक्टर साहब, देखें, बात यह है कि हम अगर इरादा कर लें और एक मिशन के तौर पे चलें, और जैसे आप देख रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम दुनिया में पीछे रह गए हैं और हमने आगे आना है। पहले तो हमने ये फैसला करना है मुल्क को और अवाम को और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि हम पीछे रह गए हैं, हमने आगे आना है। और आगे आने का मतलब है कि हमने रिफॉर्म्स करनी है, बहुत डीप रूटेड रिफॉर्म्स करनी है, अदारों को सही करना है, डायरेक्शन सही करनी है, मेरिट को आगे लेके आना है। और अगर हम ये काम करेंगे तो हम बड़ी तेजी से डेवलप करेंगे। देखें, जितने आज से जब 1971 के हुआ था बांग्लादेश, देखें कहाँ का कहाँ पहुँच गया, क्योंकि उन्होंने रिफॉर्म किए, हमने नहीं की। हम जंगे लड़ते हैं और वो लोग आगे निकल गए। जी, वक्त हमारे पास भी कम है और कम ही है, क्योंकि 5 साल में से 3 साल कब के गुजर चुके। तो अब देखते हैं कि अगले अरसे में कितनी जल्दी रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जिस तरह डॉक्टर सलमान शाह साहब फरमा रहे हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।